हेलो गाइस, एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम्स मेकर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आइए अब अगली क्लास हम शुरू करते हैं अपनी इंडियन पॉलिटी की। तो इसके पिछले लेक्चर्स को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाके आप लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो इसके पहले जो 4-5 वीडियो हमने डाले हैं उनको पहले देखिए। उसके बाद आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संविधान की प्रस्तावना या फिर प्रियम्बल। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, इम्पोर्टेंट सेक्शन है सभी एग्जाम्स के लिए, स्पेशली यूपीएससी के लिए इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक है प्रस्तावना या प्रियम्बल। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में जानते हैं। तो इसमें प्रस्तावना, अगर सबसे पहले हम बात करें कि पूरे विश्व में प्रस्तावना जो है वो किस देश के द्वारा सबसे पहले अपनाई गई, मतलब इसका प्रावधान, प्रोविजन की अगर बात करें तो प्रोविजन इसका लिया गया यूएसए से, जैसा कि पिछली क्लास में भी हम इसके बारे में देख चुके हैं। ठीक है, तो प्रावधान और देशों के बारे में जानने के लिए हमारे पिछले लेक्चर को देखिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। तो प्रस्तावना जो है वो यूएसए से लिया गया है। अब प्रस्तावना है क्या और इसका भारतीय संविधान में इतना महत्व क्यों है, इतना इम्पोर्टेंस क्यों है, तो इसके बारे में हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि प्रस्तावना का एक प्रपोजल जो है वो आया कैसे था। ठीक है, तो प्रस्तावना जो है वो हमने यूएसए से लिया, लेकिन ये आप देखेंगे कि इसको 13 अगस्त 1947 को ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में, ऑब्जेक्टिव प्रपोजल के रूप में इसको लाया गया था। मतलब उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में इसको लाया गया। तो इसमें आप देखेंगे कि इसमें आज हमारे संविधान में जो प्रस्तावना में जो चीजें दी गई हैं, जो बातें कही गई हैं, तो वही बातें इस उद्देश्य प्रस्ताव में उस समय दी गई थी। ठीक है, जिससे संबंधित आज हमारे संविधान की जो एक संरचना है, उसका जो एक स्ट्रक्चर है, वो आज हमें उसमें दिखाई देता है। मतलब प्रस्तावना में हमें अपने संविधान की कुछ फीचर्स के बारे में क्लियरेंस मिलता है। तो हमारे संविधान का स्ट्रक्चर क्या है, उसके फीचर्स क्या हैं, उन सभी के बारे में हमें प्रस्तावना में मिलता है। तो इसमें तो ये ऑब्जेक्टिव जो प्रपोजल था, इसको 13 अगस्त 1947 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में, और इसी को हमने बाद में जाके प्रस्तावना के रूप से अपने संविधान में रख दिया। तो प्रस्तावना या प्रेम्बल के रूप में हमने उद्देश्य प्रस्ताव को ही अपने संविधान में लागू कर दिया या संविधान का भाग बना दिया गया। ठीक है, लेकिन जब संविधान बना तो क्या ये संविधान का भाग था, ये सवाल हमारे मन में आता है। तो इस सवाल को हम क्लियर करते हैं कि संविधान का भाग प्रस्तावना को किस तरह से बनाया गया और प्रस्तावना संविधान में किस तरह से शामिल हुई थी। ठीक है, तो चलिए इस पे हम फोकस करते हैं, इस पे हम देखते हैं कि क्या हुआ। तो जैसा कि आप जानते हैं कि संविधान की जो प्रस्तावना है, तो वो प्रस्तावना है क्या। प्रस्तावना आप देखेंगे कि एक पूरी जो प्रस्तावना है वो क्या है, हम भारत के लोग, यहां से ये शुरू होती है, हम भारत के लोग। ठीक है, तो मैं इसको पूरी नहीं लिखूंगा, तो इसमें कुछ वर्ड्स हैं, इसके कुछ वर्ड्स हैं, कुछ फीचर्स हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, जिनके बारे में हम जानेंगे। एक एक वर्ड्स को हम अच्छे से डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यूपीएससी में प्रेम्बल से या प्रस्तावना से जो इसके वर्ड्स हैं, उन वर्ड्स से रिलेटेड कई बार क्वेश्चन आ चुका है। जैसे कि सेक्युलरिज्म को लेकर क्वेश्चन पूछा जा चुका है, धर्मनिरपेक्षता से क्वेश्चन पूछा जा चुका है मेंस में सीधे सीधे, समानता को लेकर क्वेश्चन पूछा जा चुका है,
और स्वतंत्रता फ्रीडम को लेके क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जैसा कि अभी हमारा 2021 का 2021 का जो यूपीएससी मेंस हुए उसमें भी समानता इक्वलिटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो वो भी हमारी संविधान की प्रस्तावना में प्रियम्बल में बहुत ही इम्पोर्टेंट रखता है। तो इसमें संविधान की प्रस्तावना क्या है, हम भारत के लोग। अब ये यहां से स्टार्ट होता है इंग्लिश में, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो यहां से ये स्टार्ट होता है और इसमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। अब वो वर्ड्स क्या क्या हैं, जैसे कि प्रभुत्व संपन्न, यानी कि प्रभुत्व संपन्न यानी कि सॉवरिन, ठीक है, सॉवरिन, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणतंत्र और सामाजिक। अब इसी में हम भारत के लोग प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, इसके गणराज्य बनाने के लिए इसके समस्त नागरिकों के लिए, तो ये पूरी प्रस्तावना जो है वो इस तरह से कंप्लीट होगी। लेकिन मैं सिर्फ आपको यहाँ पे जो वर्ड्स उसमें दिए गए हैं सिर्फ उन्हीं के बारे में बता रहा हूँ, तो आपको पूरी एक प्रस्तावना को यहाँ पे नहीं लिखूंगा मैं, तो उसको आप देख सकते हैं बुक में या फिर कहीं से भी सर्च कर सकते हैं, तो पूरा आपको लिखी हुई मिल जाएगी। तो इसमें ये वर्ड्स जो दिए हुए हैं हम सिर्फ उन वर्ड्स पे फोकस करेंगे, इन शब्दों पे फोकस करेंगे। तो प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणतंत्र और सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय, ठीक है। तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की यहां पर बात की गई है। और इसमें क्या दिया गया है, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और अखंडता, ठीक है। तो इसमें जो वर्ड्स दिए गए हैं कौन कौन से वर्ड हैं, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता, लोकतांत्रिक, गणतंत्र, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और अखंडता। तो ये सारे वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स को एक एक करके हम पढ़ेंगे, सभी के बारे में हम डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि लोकतंत्र के बारे में, कि लोकतंत्र से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा चुका है, यूपीएससी मेंस प्री दोनों में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कई बार, ठीक है। धर्मनिरपेक्षता को लेकर क्वेश्चन यूपीएससी मेंस में पूछा जा चुका है, ठीक है। समाजवाद से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और ये प्री मेंस दोनों के लिए ही प्रस्तावना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक है। तो इसलिए अब अभी हम पहले प्रस्तावना की कुछ फीचर्स के बारे में, कुछ विशेषताएं, कुछ इसके बारे में बेसिक चीजों को जान लेते हैं, फिर हम एक एक वर्ड के बारे में जानेंगे अच्छे से, ठीक है। चलिए, तो इनको नोट कर लीजिए, ये वर्ड्स हमें पढ़ने हैं। प्रभुत्व संपन्न क्या होता है, समाजवादी क्या होता है, धर्मनिरपेक्षता क्या होता है, ठीक है। तो एक एक करके हम सभी वर्ड्स को पढ़ेंगे। चलिए, इसको नोट करिए जरा। चलिए, तो अब देखते हैं हम प्रस्तावना के तत्व क्या क्या हैं।
या एलिमेंट्स ऑफ प्रियम्बल, प्रस्तावना के तत्व। तो इसमें 4 एलिमेंट्स पे हम बात करेंगे, ठीक है। प्रस्तावना के 4 एलिमेंट्स पे, 4 तत्वों पे हम बात करेंगे। तो वो 4 तत्व या 4 एलिमेंट्स क्या हैं? पहला है रिसोर्सेज ऑफ राइट्स, ठीक है, यानी कि अधिकारों के स्रोत क्या हैं, अधिकारों के स्रोत। अब यहाँ पे अधिकारों की अगर हम बात करें तो अधिकार मतलब यहाँ पे संविधान के अधिकारों की बात कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के अधिकारों की बात कर रहे हैं। तो संविधान में अधिकारों का, जो संविधान को इतने अधिकार दिए गए हैं, संविधान में जो हमें एक सर्वोच्च रखा गया है, संविधान को सबसे ऊपर रखा है, तो उसको शक्ति कहाँ से मिलती है, उसको जो पावर मिलती है, उसको अधिकार जो मिलते हैं वो कहाँ से मिलते हैं? तो इसके अधिकारों का जो रिसोर्स है वो क्या है? वो है पावर ऑफ द पीपल्स, पावर ऑफ द पीपल्स, यानी कि लोगों की शक्ति। तो जो देश की जनता है, देश के जो लोग हैं, तो देश के लोगों से इसको शक्ति मिलती है, प्रियम्बल को, ठीक है। और ऐसा केवल लोकतांत्रिक देश में ही होता है, क्योंकि लोकतंत्र में ही लोगों के हाथ में पावर होती है। तो लोगों की शक्ति से ही संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन को सर्वोच्च माना जाता है, और संविधान को जो शक्ति मिलती है वो लोगों से मिलती है, ठीक है। तो इसलिए इसके अधिकारों का जो स्रोत है, या रिसोर्सेज ऑफ राइट्स या रिसोर्सेज ऑफ पावर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, वो कहां से है? लोगों से, ठीक है। तो यहाँ पे संविधान में जो शक्तियां मिलती हैं वो लोगों से मिलती हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? नेचर ऑफ इंडिया। नेचर ऑफ इंडिया मतलब भारत का एक प्रकृति क्या है, भारत का नेचर क्या है, भारत की प्रकृति, भारत का नेचर, ठीक है। तो नेचर की अगर हम बात करें तो जैसा कि अभी वर्ड्स जो जितने भी बताए संविधान की प्रस्तावना में, तो वो प्रस्तावना के जो वर्ड्स हैं वो सारे कहीं ना कहीं भारत के नेचर को ही डिसाइड करते हैं, भारत के नेचर को ही डेफिनेशन या डिफाइन करते हैं, उसी को परिभाषित करते हैं। अब जैसे कि अगर हम बात करें कुछ वर्ड्स की, संप्रभु यानी कि सॉवरिन, तो सॉवरिन, रिपब्लिक गणतंत्र, लोकतांत्रिक यानी कि डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक समाजवाद, सोशलिस्ट एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये वर्ड्स हैं जो अभी हमने पीछे भी देखे, संविधान की प्रस्तावना में जितने भी वर्ड्स हैं वो सारे कहीं ना कहीं नेचर ऑफ इंडिया को शो करते हैं, भारत की प्रकृति को दिखाते हैं, ठीक है। तो ये भी प्रस्तावना के ही पार्ट हैं, एलिमेंट्स है, ठीक है। अब इसमें तीसरे एलिमेंट की अगर बात करें तो तीसरा एलिमेंट क्या है? इसके ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट यानी कि उद्देश्य क्या है, प्रस्तावना का मूल उद्देश्य है क्या, ठीक है। तो प्रस्तावना के मूल उद्देश्य को आप देखेंगे कि वो भी प्रस्तावना में ही दिया हुआ है, जो हमें जस्टिस ऑफ 3 टाइप्स, 3 प्रकार के जो न्याय दिए हुए हैं, जस्टिस ऑफ 3 टाइप्स, वो एक तरह से प्रियम्बल के मेन ऑब्जेक्ट्स हैं, प्रियम्बल प्रस्तावना के मुख्य उद्देश्य हैं। जैसे कि इसमें 3 प्रकार के न्याय, और 3 प्रकार के न्याय कौन कौन से न्याय हैं? पहला सोशल जस्टिस, ठीक है, यानी कि सामाजिक न्याय। दूसरा है इकोनॉमिक जस्टिस, इकोनॉमिकल यानी कि आर्थिक न्याय। और तीसरा है राजनीतिक न्याय या पॉलिटिकल जस्टिस।
ठीक है। तो ये 3 प्रकार के न्याय दिए हैं। तो उद्देश्य प्रस्तावना का यही है कि हमारे देश की जनता को या संविधान के अनुसार देश को न्याय मिलने चाहिए। और किस प्रकार के न्याय? ये 3 तरीके के न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। तो तीनों न्याय दिलाना ये एक प्रस्तावना का उद्देश्य है। ठीक है। और चौथा पॉइंट क्या है यहाँ पे, जो इसका चौथा एलिमेंट है वो है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, यानी कि संविधान का लागूकरण। ठीक है, तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो संविधान को लागू करना। अब अगर संविधान को लागू करने की बात कहें तो पब्लिकली संविधान को लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को। लेकिन अगर प्रियम्बल के अकॉर्डिंग हम देखें प्रस्तावना में, तो प्रस्तावना में संविधान को 26 नवंबर को 1949 को, 26 नवंबर 1949 को ही पूरी तरह से लागू कर दिया गया था, बना के तैयार कर दिया गया था। ठीक है, तो ये अकॉर्डिंग टू प्रियम्बल है, प्रस्तावना के अनुसार। तो ये हमारे प्रियम्बल में 4 की पॉइंट्स हैं, की वर्ड्स हैं, जिनके अकॉर्डिंग हमें हमारे संविधान के बारे में पता लगता है कि हमारे संविधान का नेचर क्या है, हमारे संविधान में जो पावर्स हैं, रिसोर्सेज हैं पावर के, वो किससे मिलते हैं, जो हमारा संविधान है उसका मेन उद्देश्य क्या है, प्रियम्बल का उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, और इम्प्लीमेंटेशन की जो डेट है वो क्या थी। ठीक है, तो ये क्लियर है। तो यहां से क्वेश्चन बनता है, इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब हम समझते हैं प्रस्तावना का महत्व क्या है। प्रस्तावना का महत्व, इंपोर्टेंस। ऑफ प्रियम्बल। प्रस्तावना का महत्व, इंपोर्टेंस ऑफ प्रियम्बल। प्रियम्बल का क्या इंपोर्टेंस है, क्या महत्व है, तो इस चीज को हम समझते हैं। अब देखिए, इसमें समझने के लिए कुछ आपको स्टेटमेंट्स में बताता हूं। ठीक है, जो कुछ पॉलिटिशियंस ने, कुछ राजनीतिक लोगों ने कुछ इस पे कमेंट्स किए हैं और इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए हैं। तो उन स्टेटमेंट के थ्रू ही कुछ क्लियर हो जाता है, कुछ पता लगता है कि हमारी प्रस्तावना का एक इम्पोर्टेंस कितना रहा होगा, या आज भी कितना इसका इम्पोर्टेंस है, कितना इसका महत्व है। ठीक है, तो चलिए इसमें हम बात करते हैं। सबसे पहले जो कि संविधान सभा के एक मेंबर रहे, या फिर जो पीछे हमने पढ़ा था कि वो एक मेंबर जो है, प्रारूप समिति हमने पढ़ी थी, जो ड्राफ्ट कमेटी है, तो ड्राफ्ट कमेटी के भी मेंबर रह चुके हैं। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट दिया हमारा अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। तो अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने, तो इन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया है संविधान सभा के बारे में। इन्होंने कहा कि संविधान की जो प्रस्तावना है, संविधान की प्रस्तावना, संविधान सभा के जो लोग थे, संविधान की प्रस्तावना जो है संविधान सभा
का एक जो दीर्घकालिक सपना है वो है संविधान की प्रस्तावना संविधान सभा का एक दीर्घकालिक सपना है। ठीक है, तो इट मीन्स इनका कहना है कि संविधान सभा ने बहुत लंबे समय से एक इस तरह का, इस प्रकार के एक नेचर का, यानी कि ऐसे संविधान का एक बहुत लंबे समय से एक सपना देखा था। ठीक है, जैसा संविधान बनना चाहिए, और उसी के सपने को एक पूरा किया किसने? संविधान की जो आज प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, उसने। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि इनके इस स्टेटमेंट से, इनके इन कथन से ये क्लियर हो जाता है कि हमारे संविधान को बनाने में, हमारे संविधान के बनने में आज प्रियम्बल का या प्रस्तावना का कितना ज्यादा महत्व रहा होगा। ठीक है, अब दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। तो पहला स्टेटमेंट था अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर का। दूसरा स्टेटमेंट जो है वो किसका है? तो दूसरा स्टेटमेंट है, ये भी प्रारूप समिति के सदस्य ही रहे हैं, के एम मुंशी। के एम मुंशी। तो के एम मुंशी ने क्या स्टेटमेंट दिया है संविधान सभा के बारे में? इन्होंने कहा है कि प्रस्तावना हमारी संप्रभु, प्रस्तावना हमारी संप्रभु, प्रस्तावना हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य, संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है। ठीक है, मतलब अब इन्होंने यहां पे क्या कहा है कि प्रस्तावना हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है। इट मीन्स हमारा जो कंट्री है या हमारा जो संविधान है, हमारा देश जो संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बनने वाला है, तो उसका एक भविष्य फल, यानी कि उसका एक फ्यूचर उसको बताया गया है। ठीक है, तो के एम मुंशी ने प्रस्तावना को पहले ही बता दिया कि प्रस्तावना जो है वो हमारे एक संविधान का, संविधान में जो देश हमारा संविधान है वो संप्रभु है, लोकतांत्रिक है, और गणराज्य है, सॉवरेन, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक जो है, तो उसका एक फ्यूचर है वो। ठीक है, तो इससे आप जान सकते हैं कि प्रस्तावना का इंपोर्टेंस कितना है। ठीक है, और ये स्टेटमेंट्स भी याद रखने हैं, ये स्टेटमेंट भी क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं कि संविधान में हमारी प्रस्तावना जो है, उस प्रस्तावना को किसने क्या स्टेटमेंट दिया है, किसने क्या कहा है। ठीक है, तो जैसे कि प्रस्तावना हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है, ये किसका कथन है, किसका स्टेटमेंट है, तो इस तरह से क्वेश्चन बना के पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखें। अब अगला स्टेटमेंट देखते हैं, अगला कथन किसका है, इसको नोट करिए जरा। अगला जो कथन है, अगला कथन है पंडित भार्गव दास। और ये पंडित भार्गव दास जो हैं, ये भी संविधान सभा के सदस्य रह चुके, संविधान सभा के सदस्य हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने प्रस्तावना के बारे में कहा कि प्रस्तावना प्रियम्बल हमारे संविधान का सबसे सम्मानित भाग है। सबसे सम्मानित भाग है, मतलब प्रस्तावना हमारे संविधान का सबसे सम्मानित भाग है, ये कहा। और दूसरा स्टेटमेंट इन्होंने कहा कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है।
ठीक है। तो प्रस्तावना यानी कि प्रियम्बल जो है वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे रेस्पेक्टफुल पार्ट है, सबसे सम्मानित भाग है, ये कहा। और कहा प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। प्रियम्बल इज द सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल जो है वो संविधान की आत्मा है, ठीक है। ये और क्या क्या स्टेटमेंट दिए, तो इन्होंने ये स्टेटमेंट दिए और इन्होंने कहा कि प्रस्तावना संविधान की कुंजी है, संविधान की कुंजी यानी कि की ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। संविधान की कुंजी है और क्या कहा है, संविधान की आत्मा कहा है। तो प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा, संविधान की कुंजी कहा और क्या कहा, संविधान का आभूषण, संविधान का आभूषण कहा है, यानी कि ज्वेलरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो इन्होंने क्या क्या कहा, प्रस्तावना जो है हमारे संविधान का सबसे रेस्पेक्टफुल पार्ट है, हमारे संविधान की एक कुंजी है यानी कि की ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, और हमारे संविधान का आभूषण है यानी कि ज्वेलरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, और हमारे संविधान की आत्मा है, ठीक है। तो आत्मा के रूप में, तो ये सारे वर्ड्स जो हैं ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, कि प्रस्तावना को क्या कहा गया है, क्या क्या कहा गया है। तो क्या क्या कहा है संविधान में प्रस्तावना को, सॉरी संविधान में नहीं, कुछ जो पॉलिटिशियंस हैं हमारे इतिहासकार हैं उन्होंने कुछ इसको लेके कुछ कमेंट्स दिए हैं, कुछ स्टेटमेंट दिए हैं। तो क्या क्या कहा गया है, संविधान का आभूषण, ज्वेलरी, कुंजी यानी कि की, और आत्मा यानी सोल ऑफ इंडिया, ठीक है, और सबसे सम्मानित भाग, रेस्पेक्टफुल पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और बाकी जो पीछे दो लोगों ने अभी कहा, ठीक है, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने, के एम मुंशी ने, तो वो सब किसके बारे में कहा गया है, प्रस्तावना के बारे में, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अभी और आगे देखते हैं कि और इसके बारे में क्या कहा गया है, ठीक है। तो ऐसे ये काफी सारे क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं और ये यूपीएससी और बाकी अदर कॉम्पिटिशन सबके लिए इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें, ठीक है। चलिए अब देखें, एक ब्रिटिशर्स थे, एक अंग्रेज थे, अर्नेस्ट बारकर, अर्नेस्ट बारकर, इन्होंने प्रियम्बल को कहा है की नोट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान, भारतीय संविधान का या संविधान की कुंजी नोट, कुंजी नोट, तो इसको भारतीय संविधान का कुंजी नोट कहा गया, ठीक है। किसने कहा, अर्नेस्ट बारकर ने, ठीक है। चलिए तो ये इतने स्टेटमेंट्स इसके बारे में दिए गए हैं और एक स्टेटमेंट दिया एम हिदायतुल्ला ने, ठीक है। तो एम हिदायतुल्ला जो थे, एम हिदायतुल्ला कौन थे, हमारे वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, ठीक है, और ये हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी रह चुके थे। तो एम हिदायतुल्ला ने क्या स्टेटमेंट दिया, एम हिदायतुल्ला ने प्रियम्बल के बारे में स्टेटमेंट दिया कि जो प्रस्तावना है वो अमेरिका की जो स्वतंत्रता है, इन्होंने अब हमारे प्रियम्बल का जो डिफरेंस था वो अमेरिका के साथ थोड़ा सा स्पष्ट किया कि अमेरिका में जिस तरह की स्वतंत्रता है और भारत में जिस तरह की स्वतंत्रता है, तो उसमें कुछ डिफरेंस दिखाने की यहाँ पे इन्होंने कोशिश की है जो हमारी प्रस्तावना है उसके अंदर। तो मतलब इन्होंने क्या कहा है कि प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना अमेरिका की स्वतंत्रता के समान है, प्रस्तावना अमेरिका की स्वतंत्रता के समान है,
ठीक है। इट मीन्स यहाँ पे जो हमारी प्रियम्बल है वो क्या है, जैसे संविधान में अमेरिका के अंदर जो फ्रीडम दिया गया है, स्वतंत्रता दी गई है, तो वो सारी चीजें एक तरह से हमारी प्रस्तावना में मिलती हैं। ठीक है, तो इसलिए हमारी प्रस्तावना को अमेरिका की स्वतंत्रता से कंपेयर किया है किसने, एम हिदायतुल्लाह ने। ठीक है, क्लियर। चलिए इसको आप नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये एक तरह से ये हमारा आप समझ सकते हैं कि इतने जो वर्ड्स है इसके इम्पोर्टेंस को सभी लोगों ने इतना ज़्यादा बताया है, इतना ज़्यादा इसके इम्पोर्टेंस को समझाने की कोशिश की है। तो इससे हमें पता चलता है कि प्रस्तावना का महत्व, प्रस्तावना का इम्पोर्टेंस हमारे संविधान में कितना रहा होगा। ठीक है, चलिए।